नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों का हमारा ये विशेष बुलेटिन। 12 सांसदों के निलंबन और लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर संसद में हंगामे का दौर लगातार जारी है। शीतकालीन सत्र के 15वें दिन भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। राज्यसभा में पत्र सभा पटल पर रखे गए, जिसके बाद सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। लखीमपुर खीरी मामले पर आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर यह व्यक्ति मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी पर ही एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। साथ ही कहा कि अगर आप कहते थे बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, पर आज बहुत मजबूर दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या मजबूरियां हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन देश मजबूरियों से नहीं चलता। संसद का मतलब है कि इस पर चर्चा हो और सरकार का यह कहना है कि इस मामले पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि मामला अदालत में है। इससे ज्यादा बेकार तर्क और कुछ भी नहीं हो सकता। तो लगातार संसद में जो अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग है उसको लेकर हंगामा जारी है। लोकसभा की कार्रवाई जहां 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हो चुकी है। विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो लगातार अपने 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं और ऊपर से अब उनके हाथ लखीमपुर खीरी जांच में एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें इस बात पर पुष्टि की गई है कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी ने जानबूझकर जो जीप है वो किसानों पर रौंदी थी और उसके बाद अब अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में धुआंधार विपक्ष जो है सरकार पर एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। फरवरी 2020 में राजधानी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में स्थानीय कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में एक स्थानीय कोर्ट ने 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये लोग गैर कानूनी सभा के सदस्य थे, जिनका मुख्य उद्देश्य हिंदू समुदाय के बीच डर का माहौल पैदा करना और देश छोड़ने के लिए धमकी देना था। पुलिस के मुताबिक इन 10 आरोपियों ने हिंसा और लूट का सहारा लिया और 25 फरवरी 2020 को गोकुलपुरी इलाके के भागीरथी विहार इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों की संपत्तियों में आग लगा दी। गवाहों के बयानों पर भरोसा करते हुए अतिरिक्त सत्र जज वीरेंद्र भट्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य पहली नजर में इस बात का खुलासा करते हुए नजर आए हैं कि गैर कानूनी ये लोग इसी उद्देश्य के साथ संगठित हुए थे। तो बड़ा एक फैसला जो दिल्ली की एक सत्र न्यायालय का आया है, जिसमें 10 आरोपियों के खिलाफ जो आरोप है वो तय किया गया है। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ वकील प्रदीप कादयान जी। कादयान जी, स्वागत है आपका। किस तरीके से देखते हैं आप कोर्ट के इस निर्णय को? सबसे पहले धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं यही कहूंगा कि हम कानून व्यवस्था पे, भारतीय कानून व्यवस्था की जो प्रणाली है उस पर पूर्ण विश्वास है और जो सेशन जज वीरेंद्र भट्ट जी का आदेश आया है जिसमें प्रथम तथ्यों के आधार पे जो है चार्ज फ्रेम हुआ है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। दंड किसी का भी हो, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और दंगाइयों को तो विशेष रूप से मैं कहूंगा कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसा फैसला ऐतिहासिक फैसला है जिससे भारतीय जनता का न्याय जो प्रणाली है। ठीक है प्रदीप जी, एक सवाल है, इसको आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे चूंकि आप खुद वकील हैं। जो ये पूरा दंगा दिल्ली में पिछले साल हुआ, इसमें दोनों पक्षों का, दोनों समुदाय का बहुत नुकसान हुआ। जिस तरीके से फैसला कोर्ट का आया है, इसमें जो 10 लोग जिनके खिलाफ आरोप तय किया गया है, ये लोग विशेषकर एक धर्म से संबंधित है। ऐसे में कुछ लोग इस फैसले पर यह सवाल उठा रहे हैं कि जिन इलाकों में मुस्लिम जो परिवार हैं, मुस्लिम लोगों की दुकानें जो जले हैं, उनको लेकर जो आरोपी हैं उनकी जवाबदेही, उन पर आरोप कब तय किए जाएंगे? देखिए, आरोप तय करना और समय कौन सा होगा वो निश्चित करने का काम जो है हमारी जजों का है और कानून व्यवस्था का है। जैसे वो दूसरे केसेस भी आएंगे जजों के सामने, उनके ऊपर भी त्वरित कार्रवाई होगी और अगर तथ्य किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ होंगे, मैं धर्म विशेष की बात ना करूं, जिन भी दंगाइयों के खिलाफ हो, जब समय आएगा तो उनके खिलाफ भी आरोप तय होंगे। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही इन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर चुका है।
अब आगे का क्या एक तरीके से कार्रवाई कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस करेगी और उसके बाद किस तरीके से इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी जो इस वक्त कोर्ट ने तय किए हैं उनको कितने साल तक की सजा जो है ये भी हो सकती है, जरा बताएं। देखिए, जब चार्ज फ्रेम हो जाता है उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से गवाहियां होती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, एक लंबी प्रक्रिया है। ये कानून के तहत जो जजेज हैं जिनके भी कोर्ट में मुकदमा चलेगा, वीरेंद्र भट्ट जी हो या दूसरे जज साहब हो हमारे, वो पूरे उसको मामले को देखेंगे और अंत में जो फैसला आएगा वो मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि वो कानून की जीत वाला होगा। जनता के नहीं, इस तरीके के मामलों में कितनी अधिकतम सजा का प्रावधान है वीरेंद्र जी? देखते सर, मैं ये कहूंगा कि किस अक्यूज के खिलाफ कौन से चार्जेज हैं, 302 का है या दंगा सिर्फ भड़काने का है, यहाँ पर जो है उम्र कैद से लेके फांसी की सजा तक हो सकती है। जी प्रदीप जी, उम्र कैद से लेके फांसी तक की। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार पिछले अब तकरीबन 1 साल होने को है उस दिल्ली दंगे को, तमाम जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। इसके अलावा और भी कई पिटीशंस कोर्ट में दाखिल की गई हैं अलग अलग पक्षों की तरफ से। दिल्ली ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट भी बीते 2-3 महीने पहले आई थी जिसमें इस बात को लेकर स्पष्ट रूप से जो उनकी जांच है उसमें निकल कर आया था कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों, विशेषकर अगर मैं नाम ले लूं तो मुस्लिम पक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से भी जो है तमाम तरीके के उनके मस्जिद हों या फिर उनकी दुकानें हों उसको आग के हवाले किया गया था। कोर्ट क्या इस मामले का स्वतः संज्ञान लेगी या फिर इन पर जो तमाम मुकदमे जो FIR दर्ज हैं उन्हीं की सुनवाई करते हुए उन मामलों के आरोपियों को भी चिन्हित करेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो चार्जशीट फाइल की है पुलिस ने उनके मुकदमों में जो है ना सुनवाई होगी। और रही बात ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट की या स्वतः संज्ञान लेने की, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देखना है कि वो स्वतः संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन मैं ये कहूं कि मुझे अपनी कानून प्रणाली पे पूरा विश्वास है और जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। कंप्लेंट काउंटर कंप्लेंट एक दूसरे के खिलाफ फाइल है। पुलिस जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी कोर्ट इतनी सक्षम है और इतनी सशक्त है कि वो किसी भी धर्म के चाहे वो व्यक्ति हो, गुनाहगार हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा जाना भी नहीं चाहिए। जी। और ये पूरा दंगा जिस तरीके से एक सुनियोजित दंगा था, ये कोर्ट कई बार अपनी टिप्पणियों में कह चुका है, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर जिस सेशंस कोर्ट ने इन तमाम आरोपियों को चिन्हित किया है, इन लोगों के खिलाफ अलग अलग IPC की धाराओं के तहत जो है चाहे वो 147 से लेकर 149 तक की धाराएं हो, सबके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन तमाम धाराओं में सजा का प्रावधान जो अधिकतम आपने बताया वो उम्र कैद या फांसी है? देखिए सर, मैं बता रहा हूं आपको कि इलीगल जो असेंबली होती है 147 से लेके और फिर मर्डर या दूसरा जो दंगों के जो सेक्शन है हमारी IPC में, उसमें अलग अलग जो है ना सजा की जो है ना प्रावधान है। किसी में 6 महीने की सजा है, किसी में उम्र कैद की सजा, की फांसी की सजा है। मैं फिर कह चुका हूं कि जिन मुलजिमों के खिलाफ जो धाराओं के तहत मैक्सिमम बड़ी जो धारा है उसके तहत जो सजा होगी वो उम्र कैद से लेके फांसी तक हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कादियान जी आपका मेरे साथ जुड़कर जो तमाम बातें हैं इस पूरे मुकदमे से लेकर वो दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त हम दे रहे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो एक माफ कीजिएगा दिल्ली सेशंस कोर्ट ने जो है 10 आरोपियों को चिन्हित किया है दिल्ली दंगे को लेकर। अब रुक करते हैं आगे अगली खबर का। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि राजधानी में क्रॉस जेंडर समाज सेवाओं को प्रतिबंधित करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि स्पा में पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गलत कार्यों को रोकने के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है। इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अचानक पाबंदी से स्पा उद्योग में कार्यरत लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही कहा कि प्रथम दृष्टया विचार है कि क्रॉस जेंडर मसाज पर इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध की नीति से उस उद्देश्य से कोई उचित संबंध नहीं कहा जा सकता जो कि स्पा के कामकाज को विनियमित करना है और यह सुनिश्चित करता है कि शहर में कोई अवैध तस्करी या वेश्यावृत्ति नहीं हो। दिल्ली में एक बार फिर से लगभग सभी बड़े अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस दौरान एम्स में हड़ताल का असर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि अन्य अस्पतालों में ओपीडी, इमरजेंसी और कोरोना वार्ड में ड्यूटी देने के
लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही मरीजों के लिए भी अब इलाज ले पाना काफी परेशानी से भरा हो सकता है। आपको बता दें कि मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बरकरार रखने के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले हुई हड़ताल के दौरान वरिष्ठ डॉक्टरों ने ना तो ओपीडी में किसी भी तरीके के मरीजों को देखा और ना ही इमरजेंसी में वो मरीजों से मिले। इसके चलते कई अस्पतालों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज का मामला गर्माता जा रहा है। अब यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। अदीब ने आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस और नागरिक प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा जिन्होंने मुसलमानों को सार्वजनिक आधार पर नमाज अदा करने से रोका। अदीब ने मामले में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल और मुख्य सचिव संजीव कौशल के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सदस्य अदीब ने आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन ने नमाज विवाद को लेकर अभद्र भाषा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मामले के वकील फुजैल अहमद अयूबी ने दाखिल याचिका के बारे में बताया कि मई 2018 से मुसलमानों को प्रशासन की तरफ से 37 जगहों पर नमाज पढ़ने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसमें कुछ शरारती तत्वों ने बाधा डालने की कोशिश की थी। दिल्ली में बदमाश किस कदर बेखौफ हो गए हैं, इस बात की तस्दीक राजधानी में आए दिन हो रही घटनाएं कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला शालीमार बाग से सामने आया है, जहां के एक अस्पताल से ड्यूटी खत्म कर घर जा रही एक युवती से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल फोन झपट लिया, जिसके बाद युवती ने बदमाशों का पीछा किया और बाइक के पीछे लटक गई। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और युवती को करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गए। हाथ छूट जाने से युवती सड़क पर ही गिर गई और बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। अब इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने खेत में टहल रहे एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। मामला बादलपुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव का है, जहां बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक बुजुर्ग पूर्व में हुए डबल मर्डर का मुख्य गवाह था और पुरानी रंजिश के चलते ही हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। ये थाना बादलपुर को एक सूचना लगभग 5 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि विनायक एन्क्लेव के पास एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा जो है वो एक व्यक्ति जिसका नाम प्रेम सिंह है, जो गिरधरपुर का रहने वाला, लगभग 60 साल से ऊपर की उम्र है, ये अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। तुरंत इसको अस्पताल ले जाया गया परिवारजनों की सहायता से। और जब परिवार से बात की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि इनके साथ जो है वो पूर्व में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें इनको भी चोट लगी थी और ये उसमें साक्षी थे। उस प्रकरण में जो है वो सभी मुलजिमों के विरुद्ध चार्जशीट लगाई गई थी, सभी की अरेस्टिंग हुई थी, जो फिलहाल अभी भी जेल के अंदर हैं, एवं गैंगस्टर की कार्रवाई भी सभी के विरुद्ध की गई थी। इसमें इनको बुलेट इंजरी आई है, जो अभी डॉक्टर से बात हुई थी, और इनका इंतकाल हो गया है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और सीसीटीवी कैमरास और टीमों के जो है वो गठन करके। दिल्ली से सटे नोएडा में एक बार फिर से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां की एक सोसाइटी में कुछ युवकों ने बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कार की बोनट पर युवकों ने केक भी काटा, साथ ही हवाई फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक गौर सिटी में रहने वाले दो युवक बिल्डिंगों के बीच पार्क में अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होकर बर्थडे पार्टी कर रहे थे। इसके बाद सोसाइटी के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। नोएडा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और जांच में जुट चुकी है।
निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कर्मचारियों के 2 दिवसीय हड़ताल का आज आखिरी दिन है। इससे पहले बृहस्पतिवार को हड़ताल के पहले दिन देश भर में सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा। इन बैंकों के ग्राहकों को बैंकों का कामकाज बंद होने की वजह से जमा और निकासी, चेक संशोधन और लोन मंजूरी जैसी सेवाओं के ठप होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसको देखते हुए शुक्रवार को भी बैंकों का कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। आपको बता दें कि हड़ताल अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन सहित 9 बैंक संघों के मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुलाई है। कर्मचारी चालू वित्तीय वर्ष में 2 और सरकारी बैंकों की निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने बताया कि हड़ताल में 9 लाख कर्मचारी शामिल हुए और 1 लाख से ज्यादा शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहा। AIBEA के महासचिव वेंकट चल्लम के मुताबिक हड़ताल की वजह से गुरुवार को 18,600 करोड़ रुपए के 20 लाख का चेक से जुड़ा लेन देन नहीं हो सका। आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। 17 दिसंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। देश भर में आज भी पेट्रोल डीजल के भाव में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं हुए। भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में किसी तरह का कोई बदलाव ना हुए आज 44 दिन हो गए हैं, जबकि एक समय ऐसा भी था जब रोजाना तेल के भाव में अप डाउन होता रहता था। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के भाव में अप डाउन का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार के मुकाबले आज शुक्रवार को कच्चे तेल के भाव में सुस्ती देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमतें 95.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86.67 रुपए प्रति लीटर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपए प्रति लीटर, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 94.14 रुपए प्रति लीटर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 101.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.43 रुपए प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल के आज के दाम 104.67 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 79.79 रुपए प्रति लीटर है। नोएडा में एक वकील के घर से उसके घर में काम करने वाले 2 नौकरों ने 2 करोड़ चुरा लिए। वकील की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश में दोनों चोरों को हरियाणा के बहादुरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बहादुरगढ़ के SHO ने बताया कि उनके पास से सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही बरामद हुए। पुलिस के सीनियर अधिकारी ने जांच में SHO की भूमिका को संदिग्ध पाया, जिसके बाद बहादुरगढ़ के लाइन पार थाने के SHO को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही कुछ और पुलिसकर्मियों को शक के दायरे में रखा गया है। मामला करीब 50 लाख रुपए के घपले से जुड़ा है। पुलिस अधिकारी लगातार तफ्तीश में जुटे हुए हैं। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बीच राजधानी में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 85 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर बीते करीब 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। इस बात ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। इससे पहले 8 जुलाई को 93 केस आए थे और 30 जून को पॉजिटिविटी दर 0.15% थी। अब भी पॉजिटिविटी दर 0.15% है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते अब तक 25,100 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में 475 सक्रिय मरीज हैं। राजधानी दिल्ली में होम आइसोलेशन में 202 मरीज हैं। इसी के साथ 98.22% रिकवरी दर है। जानकारी के मुताबिक अब तक 14,41,935 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।